नमस्ते। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज से मैं लेकर आई हूँ व्याकरण श्रृंखला। इस श्रृंखला का पहला पाठ है ध्वनि। लेकिन ध्वनि को जानने से पहले हम भाषा से परिचित होते हैं। भाषा की परिभाषा इस प्रकार है। अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए हम जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा का महत्व। अपने भावों को सूक्ष्म और स्पष्ट रूप में व्यक्त करने का साधन भाषा ही है। मनन, चिंतन और विचारों का साधन भी भाषा ही है। भाषा ही वह एक जीवन ज्योति है जो एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध स्थापित करती है। मानव के विचार ही उसका समाज से संपर्क स्थापित करती है। वह संपर्क भाषा के माध्यम से ही होता है। यदि मनुष्य के पास भाषा जैसा अनमोल अस्त्र न होता तो वह भी पशु पक्षियों के समान अपने भावों को अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकट करने में असमर्थ रहता। विश्व के प्रत्येक देश में कोई न कोई भाषा बोली जाती है और वही उनके विचार विनिमय का माध्यम है। भाषा ही वह दिव्य ज्योति है जो मानव को ऋषि और विद्वान बनाती है। तो भाषा की उत्पत्ति हुई कैसे? जानते हैं भाषा की उत्पत्ति। भाषा शब्द संस्कृत की भाष्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या प्रकट करना। अतः भाषा का अर्थ होगा अपने विचारों को व्यक्त करना। बोलना यह वाणी का विषय है। मनुष्य के मुख से निकली वे सार्थक ध्वनियाँ, जिन्हें एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ, एक समाज दूसरे समाज के साथ भावों और विचारों के आदान प्रदान के लिए प्रयुक्त करता है, भाषा कहलाती है। भाषा की ध्वनियों का उच्चारण व्यक्ति के बौद्धिक ज्ञान, देश, काल तथा परिस्थिति पर निर्भर करता है। अतः भाषा की प्रकृति परिवर्तनशील है। इसलिए संसार में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे अंग्रेजी, हिंदी, अरबी, फारसी, फ्रेंच, स्पेनिश, रूसी, चीनी, जापानी आदि। विभिन्न राज्यों में अनेक प्रकार की भाषाएं प्रचलित हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में बांग्ला, उड़ीसा में उड़िया, तमिलनाडु में तमिल, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, कर्नाटक में कन्नड़, केरल में मलयालम आदि प्रांतीय भाषाएं व्यवहार में प्रयुक्त होती है। वैसे ही हिंदी परिवार की भाषाओं में हरियाणवी, ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मैथिली, बिहारी और पहाड़ी भाषाएं प्रयुक्त होती है। इन भाषाओं का विपुल साहित्य इन भाषाओं की समृद्धि का परिचायक है। जैसे रामचरितमानस अवधी भाषा का महाकाव्य है। सूरसागर ब्रज भाषा का काव्य है। कवि विद्यापति मैथिली भाषा के प्रमुख कवि है। आगे देखेंगे भाषा के प्रकार। भाषा के मुख्यतः दो प्रकार है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जिस भाषा के द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान मौखिक रूप से करते हैं वह मौखिक भाषा कहलाती है। उदाहरण, दो बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं। मौखिक भाषा में हम मुख से निकले स्वर व्यंजन ध्वनि संकेतों द्वारा अपनी बात कहते हैं। इसमें हम कानों से सुनकर अर्थ समझते हैं। लिखित भाषा भाषा का वह रूप जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान वर्णों और अक्षरों के लिपि रूप द्वारा लिख कर करते हैं, वह लिखित भाषा है। उदाहरण, एक मित्र अपने मित्र को पत्र लिख रहा है। लिखित भाषा लिपि द्वारा व्यक्त होती है। इसमें हम आंखों द्वारा पढ़कर अर्थ समझते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए व्याकरण की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि शुद्ध बोलना और उच्चारण करना व्याकरण हमें सिखाता है। व्याकरण की सहायता से हम वर्णों, शब्दों, वाक्यों को शुद्ध रूप में बोलना और लिखना सीखते हैं।
व्याकरण के अभाव में भाषा के स्वरूप की कल्पना करना भी कठिन होगा। व्याकरण को संसार की किसी भी भाषा का आधार स्तंभ माना जाता है, जिससे भाषा में मानक और एकरूपता आती है। किसी भी भाषा को ठीक-ठाक बोलने, पढ़ने, लिखने और समझने के लिए उस भाषा के व्याकरण का समुचित ज्ञान होना अनिवार्य ही नहीं, अपरिहार्य भी है। भाषा सीखने का पहला कदम है सुनना, उसके बाद समझना, फिर बोलना, फिर लिखना और पढ़ना। यहाँ तक हमने देखा भाषा की परिभाषा, महत्व और प्रकार। अब आते हैं आज के मुख्य विषय पर। कुछ सुना? आज का मुख्य विषय है ध्वनि। ध्वनि की परिभाषा। ध्वनि वह तरंग है जो किसी कंपनशील वस्तु से उत्पन्न होकर वायु, जल या किसी माध्यम के द्वारा हमारे कानों तक पहुंचती है और जिसे हम सुन सकते हैं, उसे ध्वनि कहते हैं। उदाहरण: फोन की रिंग, दरवाजे की घंटी, मंदिर की घंटी, चिड़ियों का चहचहाना। सरल शब्दों में कहें तो जब कोई वस्तु कंपन करती है तो वह आसपास की हवा को हिलाती है। वह हिलाना तरंगों के रूप में हमारे कानों तक आती है। इन्हीं तरंगों को ध्वनि कहा जाता है। हिंदी में ध्वनि के प्रकार मुख्य रूप से दो आधारों पर बताई जाते हैं। एक उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा भाषाई उपयोग के आधार पर। एक, उत्पत्ति के आधार पर ध्वनि के प्रकार। श्रव्य ध्वनि और अश्रव्य ध्वनि। जो ध्वनि कानों से सुनी जा सके उसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं। उदाहरण: घंटी की आवाज, पक्षियों का चहचहाना, गाड़ी का हॉर्न। अश्रव्य ध्वनि: जिस ध्वनि को हम सुन नहीं सकते, बहुत तीव्र या बहुत मंद होने के कारण उसे अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। उदाहरण: कुत्तों के भौंकने की आवाज। अत्यंत धीमी कंपन वाली ध्वनियाँ। भाषाई उपयोग के आधार पर ध्वनि के प्रकार। स्वन, जिसे वर्ण ध्वनियाँ भी कहा जाता है। ये वे ध्वनियाँ हैं जिनसे भाषा के वर्ण बनते हैं। इन्हें दो भागों में बांटा जाता है, एक स्वर ध्वनियाँ और दूसरा है व्यंजन ध्वनियाँ। वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में हवा बिना रुकावट के निकलती है, वह स्वर ध्वनियाँ हैं। उदाहरण: अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। व्यंजन ध्वनियाँ: वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में हवा कहीं न कहीं रुकती या टकराती है, वह व्यंजन ध्वनियाँ हैं। उदाहरण: क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, प, थ, द, ध, न आदि। ध्वनि की विशेषताओं के आधार पर अतिरिक्त प्रकार। एक, मधुर ध्वनि और दूसरा कर्कश ध्वनि। मधुर ध्वनि: मधुर ध्वनि वह होती है जो सुनने में सुखद प्रतीत होती है, जैसे बांसुरी की मधुर आवाज, पक्षियों का गीत जो मन को प्रसन्न कर देती है। कर्कश ध्वनि: जिस ध्वनि को हम सुन नहीं सकते, जो सुनने में अप्रिय हो, उसे कर्कश ध्वनि कहते हैं। जैसे ब्लैकबोर्ड पर नाखून रगड़ने की आवाज, मशीनों की तेज आवाज। आज का यह वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।